हेलो दोस्तों, इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा 19वीं सदी के आखिर से मिलता है जब सिहोनी तहरीक उभरी, जिसका मकसद उस्मानियों के ज़ेरे कंट्रोल फलस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करना था। बरतानवी हुकूमत की तरफ से 1917 में बिलफोर अलामिया के अजरा ने इस मकसद को मजीद तकवीत बख्शी, जिसके नतीजे में इस इलाके में यहूदियों की इमिग्रेशन में इजाफा हुआ। ताहम दूसरी जंग अजीम और होलोकास्ट के बाद 1948 में इसराइल का क़याम लाखों फलस्तीनियों के बेघर होने का बायस बना, जो पड़ोसी ममालिक में पनाह गज़ीन बन गए। इसके बाद से तनाज़ा तशद्दुद की तरफ से निशानजद किया गया है, बशमूल फलस्तीनी अक्सरियत पसंदों के हमले और इसराइल की तरफ से फौजी कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद अमन गुफ्तो शनीद के बावजूद एक जामिया समझौता नाकाबिले तस्खीर रहा है, जिसमें मगरबी किनारे पर इसराइल कंट्रोल और गजा की पट्टी की नाकाबंदी जैसे मसाइल रियासत के लिए फलस्तीनियों की ख्वाहिशात में रुकावट हैं। अमरीका और दीगर की क़यादत में बैनुल अक़वामी कोशिशों ने अमन कायम करने की कोशिश की, ताहम इसराइली बस्तियों, यरूशलेम की हैसियत और फलस्तीनी पनाह गज़ीनों की किस्मत जैसे मतनाज़ा मसाइल खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल के अहम चैलेंजों का बायस बने हुए हैं। दोस्तों, पहली जंग अजीम से पहले मशरक़ वुस्ता तकरीबन 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे तसल्लुत था। 19वीं सदी के आखिर में फलस्तीन, जो कि उस्मानी शाम का हिस्सा था, मतनू आबादी का घर था। ज्यादातर अरब मुसलमान, जिनमें ईसाइयों, बद्दोइयों, ड्रोजों, सरकासियों और यहूदियों की छोटी बरादरियां थीं, जो कि बुनियादी तौर पर सेपार्टिक थे। इस वक्त ज्यादातर यहूदी फलस्तीन से बाहर थे, खास तौर पर मशरकी और वस्ती यूरोप में, हालांकि दीगर खित्तों में अहम कम्युनिटीज मौजूद थीं। इस दौर में अहम सियासी और समाजी तहरीकें शक्ल इख्तियार कर रही थीं। दोस्तों, सहूनियत फलस्तीन में यहूदी वतन के क़याम की वकालत करने वाली एक तहरीक ने 19वीं सदी के आखिर में यूरोप और रूस में वसी पैमाने पर जुल्म सतम और साम दुश्मनी के रद्द-ए-अमल के तौर पर जोर पकड़ा। इसके नतीजे में 1897 में बासल स्विट्जरलैंड में पहली सहूनी कांग्रेस का इनकाद किया गया, जिसमें सहूनी तहरीक को एक सियासी वजूद के तौर पर बाकायदा बनाया गया। सहूनियों ने फलस्तीन को यहूदियों के तारीखी वतन के तौर पर तस्वर किया, जहां वो अपने हक के खुदरादियत का इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने फलस्तीन में यहूदियों की हिजरत की हौसला अफजाई करने और यहूदी बस्तियों के लिए जमीन हासिल करने की कोशिश की, जिसे आलमी सहूनी तंजीम और जेविश नेशनल फंड जैसी तंजीमों की हिमायत हासिल है। दरअसल अरब कौम परस्ती भी खित्ते में अरूज पर थी, खुद हुकूमत की ख्वाहिश और गैर मुल्की असर और सूख की मुखालफत की वजह से यहूदी आबादकारों और अरब बशिंदों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। दोस्तों, पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए, जैसा कि सफ्द और पैटा तकवा में झड़पें। ये तनाज़ात जमीन की मलकियत और इमिग्रेशन के खदशात के साथ दोनों बरादरियों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ाते हैं। अरब रहनुमा सहूनी अज़ाइम को खुद मुख्तारी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी अपनी ख्वाहिशात के लिए खतरा समझते थे। उस्मानी हुकाम ने गैर मुल्की असर और सूख और मुमकिन बदअमनी से मुहतात यहूदियों समेत गैर मुल्कियों को जमीन की फरोख्त पर पाबंदियां नाफज कर दी। ताहम फलस्तीन में यहूदियों की हिजरत में मुसलसल इजाफा होता रहा, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप और रूस में साम दुश्मनी पर मबनी तशद्दुद था। 1914 तक फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 60,000 से ज्यादा हो चुकी थी। यहूदी और अरब कम्युनिटीज के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। इस जमीन पर मजीद तसादम और जिद्दोजहद का मरहला तय किया गया था, जिसे दोनों ग्रोह अपना समझते थे। पहली जंग अजीम और इसके बाद का दौर 1917 से 1920 तक मशरक़ वुस्ता की तारीख का एक अहम वक्त था, खास तौर पर फलस्तीन और इसराइल। फलस्तीनी तनाज़ात से मुतल्लिक़ पहली जंग अजीम के आगाज में सल्तनत उस्मानिया, जो जर्मनी के साथ मुंसलिक थी, खुद को इत्तेहादी ताकतों बशमूल बरतानिया और फ्रांस से मुतसादम पाया। इस साफबंदी ने उस्मानियों के ज़ेरे कंट्रोल फलस्तीन में रहने वाली यहूदी और अरब आबादी दोनों की तवज्जो मबजूल करवाई। दोस्तों, 1915 में जंग की अफरा तफरी के दरमियान मैकमोहन हुसैन खतो किताबत बरतानवी हुकाम और अरब रहनुमाओं के दरमियान एक मुआहदे के तौर पर उभरी। इस खतो किताबत में उस्मानियों के खिलाफ जंग में अरबों की हिमायत के बदले में उस्मानियों के ज़ेरे इंतजाम जमीनों पर अरबों की खुद मुख्तारी का वादा किया गया था। ताहम सूरत हाल 1917 का बिलफोर अलामिया की वजह से पेचीदा हो गई थी। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान, जिसमें फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कौमी घर के क़याम की हिमायत का इजहार किया गया था, जबकि मौजूदा गैर यहूदी बरादरियों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। दरअसल 1916 के साइक्स पैकवर्ट मुआहदे ने, जो बरतानवी और फ्रांसीसी सफारतकारों के दरमियान
दरमियान खुफिया तौर पर तय पाया। मशरिक़ वस्ता को इत्तेहादी ताकतों के असर और सूख के दायरों में तकसीम कर दिया। इस मुआहदे के तहत मौजूदा उर्दन, इसराइल और फलस्तीनी इलाके बशमूल बरतानवी सल्तनत को मुख्तस कर दिए गए। अगरचे बिलफोर एलामिया को यहूदी कौम परस्तों की तरफ से एक अहम संगे मेल के तौर पर देखा गया, लेकिन इसने फलस्तीन में अरब आबादी में इनकी खुद अरादियत की अपनी ख्वाहिशात पर मुमकिन असरात के बारे में तशवीश पैदा की। 1917 तक बरतानवी अफवाज ने अरब बागियों की मदद से उस्मानी तुर्क अफवाज को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की और फलस्तीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। जंग की मुद्दत तक ये जमीन बरतानवी फौजी इंतजामिया के तहत रही। इस दौरान सेहूनी तहरीक की नुमाइंदगी करने वाले चैम वेजमैन जैसी मुमताज शख्सियात और इराक के शाह फैसल अव्वल के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में 1919 का फैसल वाइजमैन मुआहदा हुआ। इस मुआहदे ने आर्जी तौर पर बिलफोर एलामिया को कबूल किया, जो अरबों की आजादी की बरतानवी यकीन दहानियों पर मशरूत था। इलाका में हतमी तस्फिया 1919 की पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस और वर्साई के मुआहदे में हुआ, जहां तुर्की की अपनी मशरिक़ वस्ता सल्तनत के नुकसान को बाकायदा शक्ल दी गई। इस अरसे के दौरान किए गए फैसलों ने फलस्तीन में बाद में होने वाली पेशरफ्त की बुनियाद रखी। दोस्तों, जिससे मुतजाद कौमी उमंगों और इसराइल फलस्तीन तनाज़ा के उभरने की मंजिलें तय हुई, जो आज तक इस खित्ते को तश्कील दे रहा है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम से पहले पहली जंग अजीम और सल्तनत उस्मानिया की तहलील के बाद फलस्तीन के जुग्राफियाई सियासी मंजरनामे की तश्कील हुई। अप्रैल 1920 में सान रेमो में इत्तेहादी सुप्रीम कौंसिल के अजलास में बिलफोर एलामिया के असूलों के मुताबिक बरतानिया को फलस्तीन और ट्रांस जॉर्डन, मौजूदा इसराइल, उर्दन, मगरबी किनारे और गजा की पट्टी पर मुहित मैंडेट दिया गया। अगस्त 1920 में मुआहदा सेओरीज में इस इंतजाम को बाकायदा शक्ल दी गई थी। अगरचे सेहूनी और अरब नुमाइंदों ने तावन के लिए एक मुआहदा किया और इस पर दस्तखत किए, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से अमल में नहीं आया और मैंडेट की शराइत को सितंबर 1922 तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। एक अहम पेशरफ्त मैंडेट की दो खितों में तकसीम थी, फलस्तीन और ट्रांस उर्दन। मैंडेट के आर्टिकल 25 में कहा गया कि ट्रांस जॉर्डन को तमाम शराइत पर अमल करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर यहूदियों के कौमी घर से मुतल्लक। इसने बरतानवी निगरानी में एक खुद मुख्तार अरब रियासत के क़याम में सहूलत फराहम की, जिससे इस खित्ते में यहूदी मंगों को मौसर तरीके से कम किया गया। 2 अप्रैल 1921 में ट्रांस जॉर्डन की इंतजामिया को हाशमी अरब खानदान को मुंतकिल कर दिया गया, जिसका इख्तिताम मई 1923 में इसे एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर हुआ। ट्रांस जॉर्डन पर मैंडेट 1946 में खत्म हुआ, जब इसने हाशमी किंगडम ऑफ ट्रांस जॉर्डन के नाम से आजादी हासिल की, जिसे बाद में उर्दन के नाम से जाना जाता है। इस अरसे के दौरान सेहूनी तहरीक और फलस्तीन में यहूदी आबादकारी के रद्द अमल में फलस्तीनी कौम परस्ती का ज़ुहूर हुआ। यूरोप में यहूद मुखालफ जुल्म और सितम के बायस फलस्तीन में यहूदियों की हिजरत में इजाफा हुआ। 1919 और 1926 के दरमियान तकरीबन 90,000 तारकीन वतन सामी मुखालफ वाकयात की वजह से पहुंचे, जैसे यूक्रेन में कत्लेआम। कुछ सेहूनी एजेंसियों की तरफ से कानूनी तौर पर हासिल की गई जमीनों पर आबाद हुए फलस्तीनी किरायादार किसानों को बेघर कर दिया और कशीदगी को बढ़ा दिया। नाजीज़म के अरूज के बाद हिजरत में शिद्दत आई, जिससे फलस्तीन में यहूदियों की आबादी दोगुनी हो गई। फलस्तीन में 1936 से 1939 की अरब बगावत यहूदियों की इमिग्रेशन और जमीन के हसूल के तरीकों के खिलाफ बढ़ती हुई अरब नाराजगी की अक्कासी करती है। दोस्तों, यरूशलेम के मुफ्ती आजम अल हाज अमीन अल हसैनी की क़यादत में यहूदियों के खिलाफ मजहबी और कौम परस्ती के जज्बात भड़काए गए। इसका नतीजा पुरतशद्दद झड़पों की सूरत में निकला। हगना एक यहूदी दफाई फोर्स बढ़ते हुए तशद्दुद के जवाब में कायम की गई थी, जो इब्तिदा में 1921 में जाफा फसादात के नतीजे में शुरू हुई थी और 1929 के फलस्तीन के फसादात के नतीजे में इसमें मजीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में हेब्रोन और दीगर शहरों में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। दोस्तों, 1936 से 1939 की अरब बगावत ने बड़े पैमाने पर तशद्दुद देखा, जिससे बरतानवी इंक्वायरी शुरू हुई और बढ़ते हुए तनाजे के जवाब में 1939 के व्हाइट पेपर के अजरा पर मुंतज हुआ। 1937 के पील कमीशन ने इसराइल फलस्तीनी तनाजा का एक अहम हल तजवीज किया, एक दो रियासती हल जो फलस्तीन को अलहदा अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करता है। 200 मंसूबे के मुताबिक यहूदी रियासत साहली मैदान, वादी जजरियल, बैत शियान और गलेल को घेरेगी, जबकि अरब रियासत में ट्रांस उर्दन, यहूदिया और सामरिया, वादी उर्दन और नेगवे शामिल होंगे। 200 चेम वेजमैन और डेविड ग्रोविन जैसे सेहूनी रहनुमाओं की मंजूरी के बावजूद अरब रहनुमाओं ने यहूदी आबादी के साथ किसी भी जमीन का इश्तराक करने से इनकार करते हुए इस तजवीज को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
इस मुस्तरद के नतीजे में वुडहेड कमीशन की तश्कील हुई, जिसने मुतबादल मंसूबों की तलाश की। बिलाखिर जबरी अरब मुंतकली पर इंसार करने की वजह से अपील के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। इसके बजाय कमीशन ने संगीन माली और इंतजामी चैलेंजों का हवाला देते हुए बरतानवी मैंडेट के तहत गलीली को बरकरार रखने की सिफारिश की। बरतानवी हुकूमत ने सियासी और माली रुकावटों की वजह से तकसीम को नाकाबिले अमल तस्वर करते हुए इन जज्बात की बाज़गश्त की। 2 मई 1939 में बरतानवी हुकूमत ने एक नया पॉलिसी पेपर जारी किया, जिसमें फलस्तीन एक रियासती हल की वकालत की गई। इस पॉलिसी ने यहूदियों की इमिग्रेशन को नुमाया तौर पर महदूद कर दिया और समाजी व सियासी कशीदगियों को कम करने के लिए अरबों से जमीन की खरीदारी पर पाबंदियां आयद कर दी। ये इकदाम दूसरी जंग अजीम और होलोकास्ट के दौरान बरकरार रहे, जिससे फलस्तीन में यहूदियों की गैर कानूनी नकल मकानी की लहरें शुरू हुई, जिससे इलाकाई कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। गुरियन बेन इब्तदाई तौर पर पील की तजावीज की हिमायत करते हुए इन्हें सेहूनी अमल के वसी तर नफाज की तरफ एक कदम के तौर पर देखते थे। इसने फलस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी को मुस्तहकम करने और बिलाखिर पूरे खित्ते में फैलने का तस्वर किया। इसकी तवील मुद्दती हिकमत अमली का मकसद यहूदी अरब मुआहदा और तकसीम का हतमी खात्मा था, जिसमें यहूदी रियासत के क़याम के जरिए यहूदी कुव्वतों के मजबूत होने की तवक्को थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा की पेचीदगियों को अहम पेशरफ्तों और इत्तेहादियों ने मजीद पेचीदा कर दिया। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र वाक़यात में से एक फलस्तीन में अरब क़यादत और जर्मनी में नाजी तहरीक के दरमियान गहरा तावन था। यह तावन फलस्तीन में 1936 से 1939 अरब बगावत के दौरान कायम होने वाले ताल्लुकात से पैदा हुआ था। मई 1941 में एक मुमताज फलस्तीनी रहनुमा हाजी अमीन उल हसैनी ने बरतानिया के खिलाफ मुकद्दस जंग का फतवा जारी किया, जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करता है। इसके बाद एडोल्फ हिटलर के साथ एक अहम मुलाकात के दौरान अल हसैनी ने फलस्तीन में यहूदियों के कौमी घर के क़याम की जर्मन मुखालफत की। हिटलर से जंग के बाद खित्ते में मौजूद यहूदी बुनियादों को खत्म करने में हिमायत की यकीन दहानी हासिल की। नाजियों के साथ अल हसैनी की साफबंदी बोस्निया और यूगोस्लाविया में वेफन के साथ इनकी फाल शिरकत तक फैल गई। मजीद बरा इस दौरान फलस्तीन में एक मुश्तरका फलस्तीनी नाजी फौजी ऑपरेशन हुआ, जिसने बरतानिया के साथ दुश्मनी को बढ़ा दिया। इन पेशरफ्तों की वजह से बरतानवी फलस्तीनी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हुआ, जिसने बरतानवियों को लाजमी फलस्तीन में यहूदी बरादरी यशु के साथ तावन करने पर आमादा किया। इस दौरान जिसे 200 दिनों के खौफ के नाम से जाना जाता है। इस तरह दूसरी जंग अजीम ने खित्ते में जमीन शनाख्त और खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद की कसीरुल जहती नवियत को उजागर करते हुए इसराइल फलस्तीन तनाज़े की हरकियात को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा के मंजरनामे को अहम वाक़यात और पॉलिसी में तब्दीली ने तश्कील दिया। जंग के बाद फलस्तीन में बरतानवी पुलिसियों ने यहूदी मज़ाहमती तंजीमों के इत्तेहाद को फरोग दिया, जिसके नतीजे में यहूदी मज़ाहमती तहरीक का क़याम अमल में आया। दोस्तों, इस इत्तेहाद ने 1945 और 1946 के दरमियान बरतानवी फौजी अहदाफ के खिलाफ मसल्ला हमलों का मंसूबा बनाया। ताहम यरूशलेम में किंग डेविड होटल पर बमबारी तहरीक के अंदर रागन दड़े की तरफ से तरतीब दी गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बेगुनाह शहरी की अलमनाक मौत वाक़या हुई और यहूदी मज़ाहमत को तहलील करने पर उकसाया। 1946 में तहरीक इसके बाद लाजमी फलस्तीन में यहूदी कम्युनिटी यशु की क़यादत ने अपनी तवज्जो गैर कानूनी इमिग्रेशन की कोशिशों पर मरकूज कर दी। इन्होंने बरतानवी मुखालफत के बावजूद यूरोपीय यहूदी पनाह गज़ीनों को छोटी कश्तियों के जरिए फलस्तीन लाने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन का एहतमाम किया। इनमें से बहुत सी कश्तियों को बरतानवी हुकाम ने समंदर में रोक लिया और महाजरीन को कब्रस के कैंपों में कैद कर दिया गया। बहरहाल 1946 और 1947 में इस खुफिया ऑपरेशन के जरिए तकरीबन 70,000 यहूदी कामयाबी के साथ फलस्तीन में हिजरत कर गए। होलोकास्ट के इंकशाफात में आलमी जज्बात पर गहरा असर डाला और सेहूनी तहरीक के लिए वसी हमायत हासिल की, जिससे इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा की हरकियात को मजीद मुतासर किया गया। दोस्तों, 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की तकसीम का मंसूबा पेश करके इसराइल फलस्तीन तनाज़ा में मुदाखलत की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फलस्तीन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी कायम की। कमेटी ने सिफारिश की कि यरूशलेम पर बैनुल अक़वामी कंट्रोल के साथ फलस्तीन को 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम किया जाए, एक अरब रियासत और एक यहूदी रियासत। मुजव्वज़ा अरब रियासत छोटी होनी थी और इसमें ज्यादातर अरब आबादी होगी, जबकि यहूदी रियासत एक बड़े इलाकों को घेरेगी जिसमें एक अहम अरब अक़लियत होगी।
इस मंसूबे से कोई भी फरीक मुकम्मल तौर पर मुतमिन ना होने के बावजूद जनरल असेंबली ने 29 नवंबर 1947 को करारदाद 181-2 को मंजूर किया, जिसमें तकसीम की सिफारिश की गई। 33 ममालिक ने हक में, 13 ने मुखालफत में और 10 ने वोट नहीं दिया, जबकि यहूदी बरादरी ने इस मंसूबे को कबूल किया। दोस्तों, फलस्तीन और आसपास की रियासतों में अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया, ये दलील देते हुए कि ये अक्सरियती गैर यहूदी आबादी के हकूक की खिलाफ वर्जी है और बहुत से अरबों को यहूदी रियासत के अंदर छोड़ देगा। इस मंसूबे में यह तय किया गया था कि यरूशलेम के लिए नई रियासतें और बैनुल अक़वामी हुकूमत बरतानवी अफवाज के इनखला के बाद 2 माह के अंदर 1 अक्टूबर 1948 के बाद वजूद में आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम के मंसूबे की मंजूरी के बाद 1947 से 1948 तक के अरसे में यशोफ फलस्तीन में यहूदी बरादरी और फलस्तीनी अरबों के दरमियान शदीद तनाज़ा देखने में आया। दोस्तों, इसी दौरान अरब फासदों ने यहूदी बरादरियों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा। यहूदी शहरियों, इबादत गाहों और कारोबारी अदारों को निशाना बनाते हुए फायरिंग, बम धमाके और फसादात फूट पड़े। जैसे ही बरतानवी अफवाज पीछे हट गई, तशद्दुद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से बेशुमार हलाकतें हुई। 200 अप्रैल 1948 में दीर यासीन के कत्ले-आम ने, जो यहूदी नीम फौजी ग्रुपों के जरिए किया गया, कशीदगी को मजीद हवा दी। इसीलिए मई 1948 तक तकरीबन 2000 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके थे। 14 मई 1948 को बरतानवी मैंडेट खत्म होने से एक दिन पहले डेविड बेन गोरियन ने तारीखी हकूक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दोनों का हवाला देते हुए इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान किया। अलामिये में मजहब या नस्ल से कता नजर तमाम शहरियों के लिए बराबरी, मजहब की आज़ादी के अज़ाइम और तमाम अकायद के मुकद्दस मकामात के एहतराम पर जोर दिया गया है। मई 1948 में फलस्तीन पर बरतानवी मैंडेट के खात्मे और इसराइल की आज़ादी के ऐलान के बाद इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान तनाज़ा एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। उर्दन, शाम, मिस्र, इराक और बाद में लबनान से अरब फौजों ने हमला किया। वो इलाका जो पहले बरतानवी कंट्रोल में था, अरब लीग ने अपनी मदाखलत की वजूहात अमन व अमान की बहाली और मजीद खूनरेजी को रोकने के तौर पर बयान की, जबकि कुछ अरब कमांडरों ने फौजी मकासद के लिए देहातियों को इनखला का हुक्म दिया, जबकि अरब क़यादत की तरफ से इनखला के लिए कोई ब्लैंकेट कॉल नहीं की गई और दर हकीकत ज्यादातर फलस्तीनियों पर रहने की ताकीद की। ताहम अरब आबादी के बड़े मराकज पर इसराइली अफवाज के हमले और अर्गन और लीही जैसे ग्रोहों की तरफ से बेदखली ने बड़े पैमाने पर अरबों को अपने घरों से निकाल दिया। जंग का इख्तिताम इसराइल की फतह के साथ हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल ने तकसीम की सरहदों से बाहर के इलाके को अपने साथ मिला लिया, जबकि उर्दन ने मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया और मिस्र ने गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसराइल और इसकी हमसाया अरब रियासतों के दरमियान जंग बंदी के मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें आरजी सरहदों की वजाहत की गई थी। 200 मशरकी यरूशलेम को उर्दन ने जम कर लिया था, जबकि इसराइल ने मगरबी यरूशलेम का इंतजाम किया था। गजा की पट्टी और मगरबी किनारे की गैर हलशुदा हैसियत ने मुस्तकबिल के तनाज़ात की बुनियाद रखी। 1948 की अरब इसराइल जंग से पैदा होने वाले पनाह गजीनों के बहरान ने 7 लाख से 7,50,000 फलस्तीनी अरबों को अपने घरों से बेघर कर दिया, जिसको अब फलस्तीनी पनाह गजीनों की आबादी के नाम से जाना जाता है। इन पनाह गजीनों को इसराइल वापस जाने की इजाजत नहीं दी गई और ट्रांस जॉर्डन के अलावा बेशतर पड़ोसी अरब रियासतों ने इन्हें शहरियत देने से इनकार कर दिया। 1949 में इसराइल की जानब से कुछ पनाह गजीनों को वापस भेजने और इनके मुंजमद बैंक अकाउंट्स को जारी करने की पेशकश के बावजूद अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम करने पर अदम रजामंदी की वजह से इस समझौते को मुस्तरद कर दिया। नतीजतन बहुत से फलस्तीनी आज भी पनाह गजीनों के कैंपों में रहते हैं और इनकी हालत जार को हल करना इसराइल फलस्तीन तनाज़ा में एक मरकजी मसला है। इसके बरक्स इसी तनाज़ा की वजह से तकरीबन 8,56,000 यहूदियों को फरार होने पर मजबूर किया गया या अरब ममालिक से बेदखल कर दिया गया, जिनमें से ज्यादातर ने अपनी जायदादें छोड़ दी। बहुत से लोग 1948 और 1951 के दरमियान इसराइल पहुंचे और बाद के सालों में मजीद शामिल हुए, जबकि इसराइल में बाकी रहने वाले ज्यादातर फलस्तीनी अरबों को शोहरियत दी गई। इन्हें 1966 तक मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ कानूनी इकदामात ने तुर्क शुदा अरब जमीन को रियासती मलकियत में मुंतकिल करने में सहूलत फराहम की। तहम 1966 में हिफाजती पाबंदियां हटा दी गई, इम्तियाजी कवानीन को खत्म कर दिया गया और अरब शहरियों को मसावी हुकूक फराहम किए गए। जंग के बाद कुछ फलस्तीनी पनाह गजीनों ने इसराइल सरजमीन पर वापस जाने की कोशिश की, जबकि इसराइल में बाकी रहने वालों को दरअंदाज करार देकर मुल्क बदर कर दिया गया। 200 बिन गुरैवन की क़यादत में इसराइल ने पनाह गजीनियों की वापसी के ख्याल को मुस्तरद कर दिया, बजाय इसके बहरान के हाल के तौर पर फलस्तीनियों की दूसरी रियासतों में आबादकारी की वकालत की।
1950 से 1967 तक खित्ते में तशद्दुद जारी रहा, जिसमें उर्दनी फौज और फदाइन के नाम से मशहूर फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के जरिए इसराइली शहरियों पर हमले की निशानदही की गई। इन हमलों में रमात राचल, आसार कदीमा के माहरीन को गोली मारना और मुअल अकराबीम कत्ल आम जैसे वाकयात शामिल थे। इसके जवाब में इसराइल ने इंतकामी कार्रवाइयां की, जैसे कि कबिया का कत्ले आम। इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में मिस्र की जानब से गजा से फलस्तीन फदाइन यूनिटों की सरपरस्ती और इन्हें मुसल्ला करने के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई, जबकि 1967 में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इसराइल ने 6 रोजा जंग का आगाज करते हुए मिस्र के खिलाफ पहला हमला किया। जंग में इसराइल की फतह के नतीजे में मिस्र से गजा की पट्टी और उर्दन से मगरबी किनारे बशमूल मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया। इसराइल ने पूरे यरूशलेम शहर पर खुद मुख्तारी का दावा किया, जिससे बैनुल अक़वामी तनाज़ा खड़ा हो गया। इस जंग के नतीजे में 1964 में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का क़याम अमल में आया, दोस्तों, जिसका मकसद मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए फलस्तीन को आजाद कराना था। PLO के असल चार्टर में फलस्तीन से सहूनी मौजूदगी को खत्म करने का मुतालबा किया गया था और फलस्तीनियों के हक खुद अरादियत और वापसी के हक की वकालत की गई थी। अरब रहनुमाओं ने जंग के जवाब में इसराइल के साथ तस्लीम अमन और मुज़ाकरात से इनकार करते हुए 3 नहीं की पॉलिसी अपनाई। 6 रोजा जंग में अरब ममालिक की शिकस्त ने टूटे हुए फलस्तीनी सियासी और अस्करी ग्रोहों को पान अरब अज़म में बाकी मांदा उम्मीदों को तर्क करने पर उकसाया। 2 जुलाई 1968 में मुसल्लह गैर रियासती अदाकारों जैसे अल फतह और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन ने फलस्तीनी नेशनल काउंसिल के अक्सरियती वोट हासिल किए और 3 फरवरी 1969 को काहिरा में फलस्तीनी नेशनल काउंसिल में फलस्तीन के रहनुमा अल फतह यासर अरफात PLO के चेयरमैन मुंतखब हुए। शुरू से ही तंजीम ने इसराइल के साथ तनाज़ा में शहरी और फौजी अहदाफ के खिलाफ मुसल्लह तशद्दुद का इस्तेमाल किया। PLO ने मगरबी किनारे की आबादी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल की दफाई अफवाज IDF ने इन्हें उर्दन में जलावतन कर दिया, जहां इन्होंने उर्दन की हुक्मरानी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उर्दन में फलस्तीनी कुल आबादी का तकरीबन 70% है, जिनमें ज्यादातर पनाहगज़ीनों पर मुश्तमिल था, और वहां से दहशतगर्दों की दरअंदाजी और कातियोशाह राकटों का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद बार इसराइल पर हमला किया। इसके नतीजे में इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। 1960 की दहाई के आखिर में फलस्तीनियों और उर्दनी हुकूमत के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ गई। सितंबर 1970 में उर्दन और फलस्तीनी मुसल्लह तंजीमों के दरमियान एक खूनरेज फौजी जद्दोजहद हुई। उर्दन के शाह हुसैन फलस्तीनियों की बगावत को कुचलने में कामयाब रहे। मुसल्लह तसादम के दौरान हजारों अफराद मारे गए, जिनमें अक्सरियत फलस्तीनियों की थी। दोस्तों, ये लड़ाई जुलाई 1971 तक जारी रही और PLO को लबनान से निकाल दिया गया। ब्लैक सितंबर के बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनियों ने लबनान हिजरत की और वहां पहले से मौजूद दसियों हजार फलस्तीनी पनाहगज़ीनों में शामिल हो गए। PLO की सरगर्मियों का मरकज फिर लबनान मुंतकिल हो गया, जहां इन्होंने इसराइल पर हमले करने और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की मुहिम शुरू करने के लिए अड्डे कायम किए, जिसका ज्यादातर मकसद हवाई जहाजों को अगवा करना था। 1969 के काहिरा मुआहदे ने फलस्तीनियों को मुल्क के जनूब में खुद मुख्तारी दी, जिससे इलाके पर फलस्तीनियों का कंट्रोल बढ़ गया। दोस्तों, PLO के जेरे कंट्रोल इलाका बैनुल अक़वामी प्रेस और मकामी लोगों के जरिए फतह लैंड के नाम से जाना जाने लगा, जिसने मकामी लबनानियों के साथ तनाव पैदा किया और 1975 से 1990 की लबनानी खाना जंगी में हिस्सा लिया। PLO ने जनूबी लबनान पर अपने कंट्रोल का फायदा उठाते हुए गलीली देहात पर कातियोशाह राकट हमले किए और शुमाली सरहद पर दहशतगर्दाना हमले किए थे। 1970 की दहाई के आगाज में PLO और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की सरबराही में फलस्तीनी दहशतगर्द तंजीम ने बुनियादी तौर पर यूरोप में इसराइलियों के खिलाफ बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की मुहिम चलाई, फलस्तीनी काज को आम करने की कोशिश में। दोस्तों, लबनान में मायूस फलस्तीनी गोरिल्ला ग्रुपों ने इसराइली शहरियों के अहदाफ जैसे स्कूलों, बसों और अपार्टमेंट ब्लॉक्स पर हमला किया। उन्होंने मुल्क कभी कभार हमलों के साथ मिसाल के तौर पर सफारत खानों या हवाई अड्डों पर और हवाई जहाजों को हाईजैक करने के साथ इसराइलियों के खिलाफ फलस्तीनी दहशतगर्दी की लहर का अरूज 1972 में हुआ और इसने दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों की शक्ल इख्तियार की। सबसे नुमायां तौर पर सबीना फ्लाइट 572 हाईजैकिंग और लोड एयरपोर्ट का कत्ले आम और म्यूनिख का कत्ले आम शामिल था। 15 मार्च 1972 को उर्दन के शाह हुसैन ने यूनाइटेड अरब किंगडम के लिए अपने मंसूबे की नकाब कशाई की, जो एक फेडरेशन होगी जिसमें उर्दन की हाशमी सल्तनत और मगरबी किनारे का एक वफाकी जिला होगा, जो पहले उर्दन के कंट्रोल में था। शाह हुसैन की तजवीज के मुताबिक हर रियासत की अपनी पार्लियामेंट होगी और एक बादशाह के तहत मुत्तहद होगी।
حسین نے UAK کے قیام کو اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے پر مشروط کیا جس میں اسرائیل مشرقی یروشلم کا کنٹرول اردنی فلسطینی فیڈریشن کو دے گا تاکہ یہ فلسطینی عرب وفاقی ضلع کا دارالحکومت بن جائے۔ PLO اور دیگر عرب ریاستوں کی جانب سے اس منصوبے کی شدید مخالفت اور اسرائیل کی جانب سے مشرقی یروشلم کے کنٹرول کو ایسی وفاق میں منتقل کرنے کے تصور کو مسترد کرنے کے بعد بالآخر اس منصوبے کو مسترد کر دیا گیا۔ 1972 میں سوویت یونین کی شمولیت میں بھی اضافہ ہوا۔ آئون ڈیفیکٹر پیسیپا نے دعویٰ کیا کہ KGB اور سیکیوریٹیٹ نے PLO کے لیے خفیہ بمباری اور طیارہ ہائی جیکنگ کی تربیت کا اہتمام کیا اور تنازع کو مزید ہوا دینے کے لیے عربی زبان میں پروپیگنڈا جیسے دی پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف زیون شائع کیا۔ ہولون میں انڈے والا میوزیم PLO کے اس حملے میں 38 اسرائیلی شہری مارے گئے تھے۔ میونخ کا قتل عام میونخ میں 1972 کے سمر اولمپکس کے دوران کیا گیا تھا۔ اسرائیلی ٹیم کے 11 ارکان کو فلسطینی دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ جرمن ریسکیو کی ناکام کوششوں تمام 11 اسرائیلی ایتھلیٹس اور کوچز کی موت کا باعث بنی۔ 5 دہشت گردوں کو گولی مار دی گئی اور 3 محفوظ رہے۔ زندہ بچ جانے والے 3 فلسطینیوں کو 1 ماہ بعد جرمن حکام نے بغیر کسی الزام کے رہا کر دیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے منتظمین کے خلاف ایک قاتلانہ مہم اور لبنان میں PLO کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپے کے ساتھ جواب دیا۔ دیگر قابل ذکر واقعات میں کئی سویلین ہوائی جہازوں کا ہائی جیکنگ، ساوائے ہوٹل پر حملہ، زیون اسکوائر دھماکہ خیز ریفریجریٹر اور کوسٹل روڈ کا قتل عام شامل ہیں۔ 1970 اور 1980 کی دہائی کے اول کے دوران اسرائیل کو لبنان میں PLO کے اڈوں سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ 1970 میں ایویوم اسکول بس کا قتل عام اور 1974 میں مالوٹ قتل عام جس میں فلسطینیوں نے مالوٹ میں ایک اسکول پر حملہ کر کے 22 بچے مارے تھے۔ 1973 میں شامی اور مصری فوجوں نے یوم کپور جنگ شروع کی جو اسرائیل کے خلاف ایک منصوبہ بند اچانک حملہ تھا۔ مصریوں اور شامیوں نے پہلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پیش قدمی کی جس کے بعد رفتار اسرائیل کے حق میں جھولنے لگی۔ بالآخر فریقین کے درمیان فورسز کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور جنگ بندی عمل میں آئی جس سے جنگ ختم ہو گئی۔ یوم کپور جنگ نے 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی راہ ہموار کی جس نے مستقبل کے امن مذاکرات کے لیے ایک مسائل قائم کی۔ 1974 میں PLO نے 10 نکاتی پروگرام کو اپنایا جس میں تمام فلسطینی سرزمین کی آزادی کو مکمل کرنے کے مقصد سے آزاد شدہ فلسطینی سرزمین کے ہر حصے پر ایک قومی اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ پروگرام کا مطلب یہ تھا کہ فلسطین کی آزادی جزوی ہو سکتی ہے کم از کم کسی مرحلے پر، اور اگرچہ اس نے مسئلہ جدوجہد پر زور دیا لیکن اس نے دیگر ذرائع کو خارج نہیں کیا۔ اس نے PLO کو سفارتی ذرائع سے منسلک ہونے کی اجازت دی اور فلسطینی قیادت کی طرف سے مستقبل کے سمجھوتوں کے لیے توثیق فراہم کی۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں گش ایمونیم تحریک کی طرف سے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں چوکیاں قائم کرنے یا سابق یہودی علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں۔ ابتدائی طور پر اسرائیلی حکومت نے ان بستیوں کو زبردستی توڑ دی، تاہم ان اور دیگر مقبوضہ علاقوں کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے امن مذاکرات کی عدم موجودگی میں اسرائیل نے آباد کاری پر اصل پابندی کا نفاذ ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان علاقوں میں پہلی بستیوں کی بنیاد رکھی گئی۔ جولائی 1976 میں ایئر فرانس کا ایک طیارہ جس میں 260 افراد سوار تھے فلسطینی اور جرمن دہشت گردوں نے ہائی جیک کر کے یوگنڈا لے جایا۔ 200 وہاں جرمنوں نے یہودی مسافروں کو غیر یہودی مسافروں سے الگ کر کے غیر یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ ہائی جیکرز نے باقی 100 یہودی مسافروں اور فرانسیسی عملہ جس نے جانے سے انکار کر دیا تھا کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اسرائیل نے اس کے جواب میں ایک ریسکیو آپریشن کیا جس میں مغوی یہودیوں کو رہا کر دیا گیا۔ 1977 میں لیکود پارٹی کے حکومت میں آنے کے نتیجے میں مغربی کنارے میں بڑی تعداد میں اسرائیلی بستیاں قائم ہوئیں۔ 11 مارچ 1978 کو تقریباً 1 درجن مسلح فلسطینی دہشت گردوں کی ایک فورس نے اسرائیل کی ایک بڑی ساحلی سڑک کے قریب اپنی کشتیاں اتار دیں۔ وہاں انہوں نے ایک بس کو ہائی جیک کیا اور اندر اور گزرنے والی گاڑیوں پر گولیوں کا چھڑکاؤ کیا جس سے 37 شہری مارے گئے۔ جواب میں IDF نے 3 دن بعد آپریشن لتانی شروع کیا جس کا مقصد جنوبی لبنان کو دریائے لتانی تک کنٹرول کرنا تھا۔ IDF نے یہ مقصد حاصل کر لیا اور PLO شمال کی طرف بیروت میں واپس چلا گیا۔ اسرائیل کے لبنان سے انخلا کے بعد الفتح فورسز نے اسرائیل کے گلیلی علاقے میں دوبارہ راکٹ داغنا شروع کر دیا۔ آپریشن لتانی کے بعد کے سالوں کے دوران بہت ساری سفارتی کوششیں کی گئیں جنہوں نے اسرائیل لبنانی سرحد پر جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
बशमूल रोनाल्ड रीगन के सफीर फिलिप हबीब की कोशिश जो 1981 के मौसम गर्मा में देर पार जंग बंदी का बंदोबस्त करने में कामयाब हुए। इसराइल और पीएलओ के दरमियान जंग जो तकरीबन 1 साल तक जारी रही। इसराइल ने 1982 के वसत में बरतानिया में इसराइली सफीर शलोमो आरगोफ पर कातलाना हमले के बाद जंग बंदी खत्म कर दी जो अबू नदाल की तंजीम ने की थी, जिसे पीएलओ से निकाल दिया गया था। इसकी वजह से इसराइल ने 1982 की लेबनान जंग में 6 दिन 1982 को लेबनान पर हमला किया, जिसका मकसद शुमाली इसराइल को दहशतगर्दाना हमलों से बचाना था। आईडीएफ ने लेबनान पर हमला किया और बैरूत पर भी कब्जा कर लिया। मुहासरे को खत्म करने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय हुकूमतों ने एक मुआहदा किया जिसमें अरफात और अल-फतह के लिए एक कसीरुल कौमी कुव्वत के जेर निगरानी ट्यूनिस में जलावतनी के लिए महफूज रास्ते की जमानत दी गई। जंग के दौरान इसराइली इत्तेहादी फलांगस्ट ईसाई अरब मिलिशिया ने खूनी साबरा और शतीला कत्ल आम किया, जिसमें फलांगस्ट मिलिशिया के हाथों 700 से 3500 निहत्थे फलस्तीनी मारे गए, जबकि इसराइली फौजियों ने कैंपों को टैंकों और चौकियों से घेर लिया। दाखिली रास्तों और रास्तों की निगरानी की। लबनानी जंग में इसकी शमूलियत और साबरा और शतीला के कत्ले आम की इसकी बिलवास्ता जिम्मेदारी के लिए इसराइल को अंदर से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया।